हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 का हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। मैं समता आपकी बायो के चैप्टर्स को क्लियर करने में हेल्प कर रही हूँ। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चैप्टर नंबर 5 के कुछ और क्वेश्चंस जो बाकी रह गए हैं उन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे। बच्चों, कल जो प्रश्न क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत से रिलेटेड किया गया था, उस प्रश्न का मैंने आपको प्रश्न बताया था कि एक ही प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है, मतलब उसका आंसर सेम होता है। तो अलग जितने भी प्रश्न उससे रिलेटेड पूछे गए उसका सबका कॉम्बिनेशन आपको एक आंसर के रूप में मैंने दिखाया है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और ये जिसको कहते हैं कि क्लास 12th में हाँ नोट्स बनाया है बच्चों आपने कि नहीं, तो नोट्स 100% परफेक्ट नोट्स से कैसे आंसर लिखा जाता है एग्जाम में, तो ये जो नोट्स है ये आंसर के रूप में मैंने आपको शो किया है। इसको आप एज इट इज एग्जाम में आंसर शीट में भी अपने लिख सकते हैं और इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमने पहले नियम के बारे में बात कर ली थी, जो प्रभाविता का नियम था, है ना। उसमें क्या निष्कर्ष सामने आया था वो आपने देखा था। पहला निष्कर्ष क्या था कि लक्षणों का नियंत्रण इकाइयों द्वारा होता है जिन्हें कारक कहते हैं। कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। कारक जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको मेंडल साहब फैक्टर्स कहते थे, लेकिन हम उसे अब जीन कहते हैं। असमान कारकों वाले जोड़े यानी फैक्टर्स, जीन में अगर असमान है तो एक सदस्य जो है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा सदस्य कैसा होता है, अप्रभावी या रेसेसिव होता है ना। कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, दूसरा नियम जो है वो सभी बच्चे नोट भी करेंगे। कारकों के पृथक्करण और युग्मकों की शुद्धता का नियम जो एक ही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, दोनों एक ही नियम है। लक्षण जो है वो कारकों के प्रत्येक सजातीय जोड़े के दोनों कारक युग्मक बनाते समय क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं, और इसमें से केवल एक सदस्य कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि जो भी सजातीय जोड़े के दोनों कारक या दोनों फैक्टर्स गैमीट्स बनाते समय अलग हो जाते हैं, जैसे कैपिटल टी जब था सजातीय जोड़ा और दोनों जब कारक युग्मक बना रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। कैपिटल टी एक सिंगल अलग होता है और एक सिंगल अलग हो जाता है। इसमें से केवल एक सदस्य कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है, ऐसा युग्मकों की शुद्धता का नियम कहता है। जब परस्पर विरोधी शुद्ध अनुवांशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाता है बच्चों, सेग्रीगेशन या पृथक्करण हो जाता है। अतः इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम इसको कहते हैं। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि पहली पीढ़ी प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता। युग्मक निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, और गैमीट्स की यानी युग्मकों की शुद्धता प्योरिटी बनी रहती है। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होंगे यदि आपसे, ये मैं लॉन्ग आंसर टाइप आपको बता रही हूँ, लेकिन मान लीजिए इसी तरीके का एक शॉर्ट आंसर आपसे पूछा गया, यदि आपसे युग्मकों की शुद्धता का नियम पूछा गया तब भी आप यही वाला नियम लिखेंगे, और अगर आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम पूछा गया
तब भी आपको यही नियम लिखना है। इसमें आपने देखा, अब उदाहरण के रूप में हम रेड और व्हाइट फ्लावर वाला एग्जाम्पल, जो आपको मैंने बहुत ब्रीफ में कई दिन रिवाइज कर करके समझा चुकी हूँ, उसको आपको इसके एग्जाम्पल में लिखना है। और क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा समझा देना है। लिखेंगे हम उदाहरण। उदाहरण में लिखेंगे, जब मटर के एक पौधे का जिसमें लाल पुष्प होते हैं सफेद पुष्प से संकरण कराया जाता है, जब मटर के एक पौधे का जिसमें रेड फ्लावर होते हैं व्हाइट फ्लावर वाले से संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में केवल लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं। अब यदि F1 पीढ़ी के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो क्या होता है, F2 पीढ़ी के पौधे दोनों प्रकार के उत्पन्न होते हैं, यानी कि लाल और सफेद दोनों पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच 3:1 का रेशियो पाया जाता है, 3:1 का अनुपात पाया जाता है। लाल पुष्प वाले पौधे संख्या में 1/3 प्योर और 2/3 अशुद्ध या संकर या हाइब्रिड होते हैं। अगली तीसरी पीढ़ी जो F3 है, फिर से बात हो रही 1/3 अर्थात केवल लाल पुष्प बनते हैं 1/3 और शेष 2/3 लाल पुष्पों से अगली पीढ़ी में पुनः लाल और सफेद पुष्प बनते हैं। तो ये क्या है बच्चों, अब आगे लिखेंगे, जब लाल पुष्प वाले शुद्ध पौधे जिसका कारक कैपिटल R है का परागण सफेद पुष्प वाले पौधे जिसका कारक स्मॉल r है से कराया जाता है, तो इसके युग्मक, इसके गैमेट्स जो कि कैपिटल R और स्मॉल r है, आपस में संयोजन करके F1 पीढ़ी के सभी लाल पुष्पों का निर्माण कराते हैं, क्योंकि कारक R लाल रंग की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है और F1 पीढ़ी के सभी पौधों में R कारक उपस्थित होता है और इसके प्रभावी होने के कारण स्मॉल r अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं कर पाता, अतः कैपिटल R प्रभावी और स्मॉल r जो है वो कैसा है, अप्रभावी कारक है। आगे बढ़ेंगे, F1 पीढ़ी में प्राप्त चारों पौधे लाल पुष्प वाले होते हैं। जब F1 पीढ़ी के इन पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में रंग के अनुसार 2 प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, अर्थात लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच क्रमशः 3:1 का अनुपात होता है, परंतु कारक सिद्धांत के अनुसार 2 पौधे शुद्ध, एक लाल पुष्प वाला और एक सफेद पुष्प वाला, जिसमें से एक में R कारक और दूसरे में स्मॉल r फैक्टर्स होते हैं, जो दोनों ही जनक लक्षणों के शुद्ध रूप। फिर हम आगे बढ़ेंगे, शेष 2 पौधे मिश्रित लक्षण वाले अर्थात कैपिटल R स्मॉल r कारक वाले होते हैं, यद्यपि इनमें R के प्रभावी होने के कारण लक्षण प्रारूप फिनोटाइप जो है वो लाल पुष्प वाले पौधे ही होते हैं। जब हम कैपिटल R पौधे में स्वपरागण कराया जाता है तो अगली संतति में इससे लाल पुष्प वाले शुद्ध पौधे उत्पन्न होंगे और इसी प्रकार स्मॉल r पौधे में स्वपरागण कराया जाए तो इसकी अगली पीढ़ी में सफेद पुष्प वाले शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 3 लाल पुष्प वाले और एक सफेद पुष्प वाला पौधा उत्पन्न होता है। इन प्रयोगों में मेंडल ने क्या पाया कि कारक जो है, फैक्टर्स जो है वो प्रभावी और अप्रभावी यानी कि डोमिनेंट या रेसेसिव होते हैं और ये परिवर्तित नहीं होते, लेकिन समय आने पर पृथक होकर अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको रेखा चित्र की सहायता से शो करना था, वो आप यहाँ पे देखें। मेंडल के उपरोक्त पृथक्करण नियम को पुनेट वर्ग या चेकर बोर्ड के द्वारा नीचे प्रदर्शित किया गया है। इसमें आपने देखा यहाँ पे एक रेड फ्लावर और
व्हाइट फ्लावर। उन दोनों का जीनोटाइप आपको पता है, कैपिटल आर दैट इज फॉर रेड फ्लावर, स्मॉल आर दैट इज फॉर व्हाइट फ्लावर। गैमीट्स हुए बने, क्योंकि यहाँ पे होमोगेमस कंडीशन है, यहाँ पे भी होमोगेमस कंडीशन है, तो गैमीट्स जो बने उसमें यहाँ से हमने कैपिटल आर को ले लिया, यहाँ पे हमने स्मॉल आर को ले लिया। इन दोनों में सेल्फिंग कराने पर रेड फ्लावर्ड प्लांट बने F1 जनरेशन में, जो कि कैसे थे, जीनोटाइप उनका हाइब्रिड था। ठीक है, इसमें आपने देखा कि पॉलन और ओवा बने। ठीक है, पॉलन और क्या बने, ओवा बने। ये कैसे फ्लावर की बात हो रही है, ये एक द्विलिंगी पुष्प की बात हो रही है, जहां पे एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो एक पॉलन और एक ओवा के बनने से ऊपर की तरफ देखेंगे क्या क्या बना, पॉलन और ओवा बने, लेकिन जो कॉम्बिनेशन था कैपिटल आर और स्मॉल आर का, यहाँ पे भी कैपिटल आर और स्मॉल आर का। अब यहाँ पे देखेंगे प्योर रेड फ्लावर्ड प्लांट बना 1, हाइब्रिड रेड फ्लावर्ड प्लांट बना 1, हाइब्रिड रेड फ्लावर्ड प्लांट बना 1, यानी कि 2 हो गए, और प्योर व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट बना 1। एक लाल, 2 संकर लाल और एक सफेद। तो पृथक्करण के नियम का पुनेट चेकर बोर्ड द्वारा प्रदर्शन आपको बिल्कुल ऐसा ही चेकर बोर्ड एग्जाम में बनाना है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है वहां पे। फिनोटाइप 3 लाल अनुपात 1 सफेद, जीनोटाइप अनुपात 1 शुद्ध लाल, 2 संकर लाल और 1 शुद्ध सफेद। ये क्लियर है। पृथक्करण के नियम के आधार पर मेंडल ने भविष्यवाणी की थी कि लाल पुष्प वाले पौधों में 1/3 ऐसे होंगे जो F3 पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाली संततियां उत्पन्न करेंगे, और 2/3 ऐसे होंगे जिनकी संतति जो है कैसी होगी, मिश्रित होगी, जिसमें लाल और सफेद पुष्प वाले पौधे 3:1 के अनुपात में होंगे, और वास्तविक प्रयोगों से प्राप्त आंकड़े लक्षणों के पृथक्करण के सैद्धांतिक आधार पर अनुमानित परिणामों के पूर्णतः अनुरूप हैं। प्रश्न सभी बच्चों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न, ये मैं थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको, इसको आप नोट कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस क्वेश्चन का था वो यही था, जहाँ पे रेड फ्लावर प्योर ब्रीड था, उससे गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे भी गैमीटोजेनेसिस के बाद गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। हाइब्रिड रेड फ्लावर्ड प्लांट बने F1 जनरेशन में। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पॉलन बना, यहाँ पे ओवा बना, है ना। कैपिटल आर और स्मॉल आर एक तरफ मेल गैमीट्स की बात हुई, एक तरफ फीमेल गैमीट्स की बात हुई। कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन आया, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन आया, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन आया, और यहाँ पर स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्योर रेड फ्लावर्ड प्लांट, यहाँ है प्योर रेड फ्लावर्ड प्लांट है, यहाँ पे हाइब्रिड रेड फ्लावर्ड प्लांट है, यहाँ पे हाइब्रिड रेड फ्लावर्ड प्लांट है, और एक प्योर व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट भी है। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें, और नीचे लिखेंगे पृथक्करण के नियम का पुनेट चेकर बोर्ड द्वारा प्रदर्शन। आई थिंक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा उनको। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से इजीली पूछ सकते हैं। तीसरा नियम जो मेंडल के प्रयोगों द्वारा उन्होंने निकाला था, उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। वो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस था, यानी कि जब 2 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर प्रयोग किया गया, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आपको ये तीनों नियम के नाम जो हैं वो याद रखने हैं, और ये ध्यान रखना है कि ये तीनों एक ही नियम है ना।
मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में दो विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस पॉलिनेशन कराया। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में कुछ प्रयोगों में उन्होंने क्या करा, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को ही हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी हम कहते हैं। मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में क्या किया, दो विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात संकरण कराया, जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पौधों के बीच हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। अब उदाहरण के लिए हम मटर के बीज का और उसके रंग का और आकार का चयन उन्होंने किया था। उदाहरण में लिखेंगे, मेंडल ने मटर के दो विपर्यासी लक्षणों, बीज के आकार और इनके रंग का चयन किया। किसका चयन किया? बीज के आकार और इनके रंग का चयन किया। उदाहरण में लिखेंगे, मेंडल ने मटर के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि दो विपर्यासी लक्षण, बीजों के आकार और इनके रंग का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में राउंड यानी कि गोल और येलो बीज वाले पौधों का संकरण क्रॉस झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधों से कराया। पर परागण द्वारा प्राप्त F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों से प्राप्त सभी बीज गोल तथा पीले रंग के पाए गए, क्योंकि गोल आकृति एवं पीला रंग झुर्रीदार आकृति एवं हरे रंग पर प्रभावी थे। झुर्रीदार आकृति एवं हरा रंग अप्रभावी होने के कारण छिपे रहते हैं। आगे देखेंगे, जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो क्या होता है, F2 पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज उत्पन्न करने वाले पौधे बनते हैं। कैसे कैसे? गोल तथा पीले। हो सकता है बीज का आकार गोल है वो और रंग उसका पीला हो। दूसरा हो सकता है झुर्रीदार तथा पीले, रिंकल्ड हो सकते हैं बीज और पीले रंग के हो सकते हैं। गोल तथा हरे, राउंड और ग्रीन हो सकते हैं। झुर्रीदार तथा हरे यानी रिंकल्ड और ग्रीन हो सकते हैं, है ना। अब आगे लिखेंगे, आप सभी इसको साथ साथ नोट करते चलेंगे। जब जनक पीढ़ी में यानी पेरेंटल जनरेशन में गोल व पीले यानी राउंड और येलो बीज वाले पौधों तथा झुर्रीदार व हरे यानी रिंकल्ड एंड ग्रीन बीज वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो जनक पीढ़ी कैपिटल R कैपिटल Y गोल तथा पीले यानी कि राउंड एंड येलो के लिए, स्मॉल r कैपिटल Y झुर्रीदार तथा हरे रिंकल्ड और ग्रीन के लिए अपने गैमीट्स कैसे कैपिटल R Y और स्मॉल ry बनाते हैं। ये युग्मक प्रथम पीढ़ी में सभी गोल तथा पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इसमें ry कारक है जो गोल और पीले गुण के लिए प्रभावी यानी कि डोमिनेंट है। इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम उसको चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे कि कैसे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो मैंने आपको पहले भी करा दिया था, है ना। पढ़ाते समय मैंने बहुत अच्छे से कराया था। आपको इसमें ये बताया जा रहा है कि एग्जाम में अगर पूछा जाए, आपसे परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप अपने प्रयास से कैसे बिल्कुल सही अनुपात में परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जिससे आपको आंसर
समझने में भी आसानी होगी और आपको ये अच्छा भी नंबर दिलाएगा। F1 पीढ़ी के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर उससे 4 प्रकार के बीज बनते हैं, हरे व झुर्रीदार, हरे व गोल, गोल व पीले, पीले व झुर्रीदार। इससे क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आनुवंशिक लक्षण जो है वो स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि पीला रंग सदा गोल बीजों के साथ ही नहीं वरन झुर्रीदार बीजों के साथ भी आता है, और हरा रंग सदा झुर्रीदार बीजों के साथ ही नहीं वरन गोल बीजों के साथ भी आता है। F1 पीढ़ी के सभी पौधों में युग्मक बनने पर 4 प्रकार के गैमीट्स बनते हैं। जब ये गैमीट्स दूसरे पौधों के इसी प्रकार के गैमीट्स से मिलते हैं तो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। फिनोटाइप रेशियो कैसा? 9 पौधे गोल और पीले बीज वाले, 3 पौधे हरे बीज वाले और गोल आकार वाले, 3 पौधे झुर्रीदार और पीले बीज वाले और 1 पौधा झुर्रीदार और हरे बीज वाला। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? उपरोक्त चारों प्रकार के पौधों के लक्षण प्रारूप को हम कैसे लिख सकते हैं? 9:3:3:1 के अनुपात द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि कारक यानी कि फैक्टर के आधार पर जीन प्रारूपी अनुपात जीनोटिपिक रेशियो निम्न प्रकार का होता है। गोल तथा पीले बीज वाले पौधे, राउंड और येलो सीडेड फ्लावर्स, जो कैसे हैं? जो संख्या में 9 होते हैं और केवल कैपिटल R कैपिटल Y के प्रभावी डोमिनेंट होने के आधार पर ये होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। 4 पौधे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y वाले कारक, 2 पौधे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल y वाले कारक, 2 पौधे ऐसे जो कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r कैपिटल Y वाले फैक्टर्स जिसमें होंगे, और 1 पौधा ऐसा होगा जो कैपिटल R कैपिटल Y और कैपिटल R कैपिटल Y फैक्टर्स वाला होगा। इस प्रकार कैसे होंगे? 9 पीले गोल बीज वाले पौधे कारकों के आधार पर कैसा अनुपात रखते हैं? 2:2:2:2:1 का अनुपात रखते हैं। ठीक है। अब पीले और झुर्रीदार बीज वाले पौधे कैसे हैं? इसको आप अपनी समझ से लिख सकते हैं। आई थिंक हमने क्या करा था, हमने बच्चों ये मैं आपको जो समझा रही थी, ये हमने एग्जाम जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको करवाया था। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको कहीं बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। इसको आप नोट करेंगे। इसमें आप लिखेंगे मेंडल्स रिजल्ट एंड हिज हाइपोथेसिस। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया और क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये दोनों चीजें आपको शो हो रही हैं इस फ्लो चार्ट में। क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया, उनकी हाइपोथेसिस में क्या लिखा गया, ये दोनों यहाँ पर शो हो रहा है। ए और बी के मार्जिन दे करके दिखाया गया है। यहाँ पे लिखेंगे राउंड एंड येलो सीड्स, राउंड एंड येलो सीड्स, और यहाँ पे लिखेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, राउंड एंड येलो सीड्स और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। उसका सेग्रीगेशन कराया गया। क्या आया? F1 जनरेशन में 100% राउंड येलो। अब सेग्रीगेशन किसका होता है? जीन्स का नहीं होता, सेग्रीगेशन होता है एलील्स का, है ना। आप एक्सप्लेनेटरी, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था इसको भी देखें। राउंड येलो का कॉम्बिनेशन कैसा था और रिंकल्ड ग्रीन का कॉम्बिनेशन कैसा था। स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y, यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, ये थे पेरेंटल प्लांट्स यानी कि जनक पीढ़ी। ठीक है, एग सेल्स और पॉलन ग्रेन्स जो थे उनका कॉम्बिनेशन पुनेट स्क्वायर आपको दिखाया गया। F1 प्लांट्स में 1 2 3 4 प्लांट्स दिखाए गए जो 100% कैसे थे? राउंड और येलो थे। जब F2 जनरेशन आई, जब F2 प्लांट्स में आई, तब आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से दिखाना है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत बड़ी संख्या पर प्रयोग किए थे, बहुत बड़ी संख्या पर प्रयोग किए थे।
ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा चित्र बना करके आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस शो किया गया है। इसको आप टाइम लेके अपनी कॉपी में अच्छे से बना लीजिए और उसके बाद फिर समझा मैं रही हूँ, आप पहले इसको अपनी अच्छे से कॉपी में बना लेंगे। आई थिंक सभी बच्चों ने कोशिश करके इसको बना लिया होगा। हम आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न समझेंगे। इसको अगर आपने बना लिया है तो एक और प्रश्न समझेंगे। ये आपको लिखना है, गुणात्मक विकल्पी बहुविकल्पी से आप क्या समझते हैं, और मानव में रुधिर वर्गों के प्रकार एवं उनकी वंशागति का वर्णन कीजिए। आपसे ये प्रश्न 2015, 2017 में और 2017 में एक अलग तरीके से भी पूछा गया है। ए, बी और रुधिर वर्ग की विस्तृत विवेचना कीजिए और उसकी वंशागति समझाइए। क्या देख रहे हैं? बहुविकल्पी यानी कि गुणात्मक विकल्पी क्या होते हैं? बहुविकल्पी 3, 4 अथवा अधिक युग्म विकल्पियों का वो सेट है जो सामान्य जीन में म्यूटेशन के फलस्वरूप, उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और सजातीय गुणसूत्रों यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में उसी बिंदु पथ यानी उसी लोकाई पर स्थित रहते हैं। वास्तव में बहुविकल्पी एक सामान्य जीन की विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्डिंग्स के बारे में बताया था। अब लोकाई, लोकस, होमोलोगस, हेट्रोलोगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सब वर्ड्स जो आ रहे हैं, अगर आपने पढ़ते समय, चैप्टर पढ़ते समय इन शब्दों पर ध्यान दिया होगा तो अभी आपको उसका मतलब अच्छे से पता होगा। उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें कि मानवों में रुधिर वर्ग जो है, मनुष्यों में रुधिर वर्गों की वंशागति बहुविकल्पता का उदाहरण है ना। बहुविकल्पता का उदाहरण यदि पूछा जाए तो मनुष्यों में जो ब्लड ग्रुप है ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या देख रहे हैं? मनुष्य की आबादी में, आप सभी को पता है, थोड़ा सा डिफरेंट इसमें, इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। मनुष्य की आबादी में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ पाए जाते हैं। इसमें भी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव होता है और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव भी होता है। इसकी खोज, ये सभी बच्चे फटाफट नोट करेंगे, इसकी खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और रुधिर वर्गों का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर होता है? आरबीसीज की कोशिका कला पर स्थित विशेष प्रोटीन पदार्थ ग्लाइकोप्रोटीन्स पर निर्धारित होता है। अब ये थोड़ा सा डीप में जाते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए, जो आपको बुक में आपके नहीं मिलेगा। इनको एंटीजन अथवा एग्लूटिनोजन क्या कहते हैं? नॉर्मली सामान्य तौर पर एंटीजन ही कहते हैं, एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी, है ना। एंटीजन यानी कि हमने क्या बात करी थी, कोई भी लक्षण जो शो होता है पीढ़ी में वो किसके कारण होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन के कारण होता है। जैसे अगर आपसे सामान्य तौर पे, जैसे आप कहीं जाते हैं बातचीत में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाए कि आपके बालों के रंग के लिए क्या उत्तरदायी है, ऑप्शन में दे दिया जाए लिपिड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, हमेशा प्रोटीन पे निशान लगाएंगे। आपसे अगर पूछ लिया जाए आपकी आंखों के रंग का, आई बॉल्स के कलर का जिम्मेदार क्या है? प्रोटीन, फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, देन अगेन प्रोटीन पे निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं उसी से प्रतिजन यानी कि एंटीजेंस का निर्माण होता है। ठीक है। ए रुधिर वाले व्यक्तियों में क्या होता है? एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, बी वाले में एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, ए बी वाले में ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ओ रुधिर वर्ग वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। मतलब न तो ए प्रेजेंट होता है न बी प्रेजेंट होता है। वो स्मॉल आई वाला कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें प्रोटीन फॉर्म नहीं होता या फंक्शनल नहीं होता है
है ना। तो मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में यानी ब्लड प्लाज्मा में, अब प्लाज्मा के बारे में सभी बच्चे पहले से नहीं जानते थे, लेकिन अब सामान्य तौर पर छोटी क्लास के बच्चे भी ब्लड प्लाज्मा के बारे में जानते हैं कि कोविड के टाइम पर कैसे प्लाज्मा चढ़ा करके एक वो वाला अगर टेक्निक आप समझने की कोशिश करें कि प्लाज्मा क्यों कोविड के रोगी को चढ़ाया जाता था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर ये एंटीजेंस जो है डेवलप होते हैं, है ना। ये एंटीजेंस जो है ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, और एंटीबॉडीज जब उस प्लाज्मा में आ गए, यानी कि एक व्यक्ति जिसको कोविड की बीमारी हुई, उसके शरीर ने लड़ाई करी, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई, और उसके बाद उसके प्लाज्मा में भी वो एंटीबॉडीज क्या है, मौजूद हैं। अब 2-3 महीने के बाद जब एंटीबॉडीज सही मात्रा में हो गई, तब उस स्वस्थ व्यक्ति का जो बीमार होके स्वस्थ हुआ है, केवल स्वस्थ नहीं, जो कोविड की बीमारी से उबर करके बीमारी से स्वस्थ हो गया है, उस स्वस्थ व्यक्ति का प्लाज्मा यदि किसी बीमार व्यक्ति में चढ़ाया जाए तो क्या होता है, एंटीबॉडीज बनने में एक लिमिटेड पीरियड, एक समय लगता है। उस समय को कम करने के लिए बीमार व्यक्ति में डायरेक्ट एंटीबॉडीज दूसरे व्यक्ति की चढ़ा दी गई, मतलब जैसे ब्लड ग्रुप मैच करते हैं ऐसे प्लाज्मा भी मैच होना चाहिए। मैच करने के बाद चढ़ा दी गई तो उससे क्या होता है, बीमारी थोड़ा सा जल्दी कवर होने लगती है। तो मनुष्यों के रुधिर ब्लड प्लाज्मा में इन प्रतिजनों के प्रति विशिष्ट प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है एग्लूटिनेंस। क्या नाम है, एग्लूटिनेंस है, या यहाँ पे आपने देखा एंटीजन या एग्लूटिनोजेंस कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें एंटीजन ए या स्मॉल ए है, एंटीजन बी या स्मॉल बी द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, जब एंटीजन ए होगा तो इसमें एंटीबॉडीज कैसी बनेंगी, ए व्यक्ति वाले में बी बनेगी, बी व्यक्ति वाले में ए बनेगी, है ना, और ए बी वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और जो ओ वाले में ए और बी दोनों बनेंगे, है ना। ये तालिका सभी बच्चे नोट करेंगे, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा तो इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। रुधिर वर्ग और उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन व प्रतिरक्षी, और ये जो तालिका है ये आपको खास तौर पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में मदद करेगी। बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने किए। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।